कुल मिलाकर के आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, 12th का क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं। क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं। हम लोग देखेंगे कि हम लोग क्या पढ़ेंगे क्रैश कोर्स में, क्या पढ़ेंगे हम लोग ये देखने वाले हैं। कल बैठ करके आपके लिए कुछ प्लानिंग बना रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे कि हम लोग कैसे कैसे क्या क्या पढ़ेंगे। नए बच्चे जो आएंगे, जो न्यू स्टूडेंट आएंगे, उनके लिए क्या फ़ायदा है और उन्हें क्यों हमारे यहाँ आना चाहिए, उनके लिए ये देखिएगा। सबसे पहले तो रेगुलर जो क्लास चलेगा वो चलेगा ही। रेगुलर क्या मिलेगा, क्लास मिलेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे एक रूटीन हमने तय किया है कि ऐसे पढ़ाया जाएगा। मंडे को क्या पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा और ट्यूसडे को भी हिस्ट्री रहेगा, यानी 2 दिनों का हिस्ट्री। इसके बाद हम लोग देखेंगे और इनका 2-2 क्लास रहेगा, चूँकि 3 बुक है, काफ़ी बड़ा है सब्जेक्ट, क्या है काफ़ी बड़ा है। और चूँकि 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं तो हम लोग मंडे और ट्यूसडे को यानी सोमवार और मंगलवार को हम लोग ये पढ़ेंगे। फिर वेडनेसडे को यानी बुधवार को हम लोग क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी में आप जानते हैं कि ज्योग्राफी में कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं क्वेश्चन, 70 मार्क्स पूछे जाते हैं और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है, जो कि स्कूल या कॉलेज में होता है। 30 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल होता है, जो कहाँ होता है, स्कूल या कॉलेज में होता है। तो ये मात्र कितने नंबर का रहता है, 70 नंबर का रहता है। और इस 70 नंबर के हाँ, तो इसको सिर्फ एक दिन पढ़ेंगे क्योंकि 70 नंबर का है। तो हम लोग जो VVI क्वेश्चन होंगे उसको देखेंगे और मूल कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। फिर हम लोग 2 दिन पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे। पॉलिटिकल साइंस में अभी आपको 2 पुस्तकें हैं। पॉलिटिकल साइंस में कितनी पुस्तकें हैं, 2 पुस्तकें हैं। और जब पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा तो इसमें पूरा न सिर्फ भारत के राजनीति के बारे में जानना है, बल्कि दूसरे बुक में विश्व की राजनीति के बारे में भी जानना है कि दुनिया में जब विश्व युद्ध चल रहा था तो उस विश्व युद्ध के बाद की जो सिनारियो डेवलप हुआ, यानी शीत युद्ध के दौर की चीज़ें पढ़ना है। विश्व युद्ध 45 में ख़त्म होता है। कब ख़त्म होता है, 1945 में ख़त्म होता है। उससे के बाद 1945 के बाद से लेकर के एकदम लास्ट तक पढ़ेंगे, यानी 2015-16 तक के हम लोग इतिहास, ये विश्व राजनीति के बारे में पढ़ते हैं कि उस समय दुनिया में जो चीज़ें चल रहा था उसमें भारत कैसी अपनी भागीदारी को निभा रहा था, हम लोग ये पढ़ेंगे। जिसमें हम लोग कूटनीतिक आंदोलन पढ़ते हैं, विश्व का एक ध्रुवीय विश्व का दौर पढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं 2 ध्रुवीयता का अंत पढ़ते हैं। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। किस में पढ़ेंगे, तो पॉलिटिकल साइंस में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे भारत में इमरजेंसी वगैरह, जो दोनों एक बुक करके भाग 1 और भाग 2 को पढ़ेंगे, भाग 1 और भाग 2। जो भाग 1 में पहले पढ़ेंगे, जो पहले बुक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्वतंत्र भारत में राजनीति। पुस्तक का नाम क्या है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। इसको पढ़ेंगे, यानी पहली बार किसके बारे में पढ़ेंगे, स्वतंत्र भारत की राजनीति। फिर दूसरे बार में किसके बारे में पढ़ेंगे, दूसरी बार समकालीन विश्व में राजनीति या उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और लास्ट में नवल सर के द्वारा कौन सा सब्जेक्ट लिया जाएगा, साइकोलॉजी का क्लास नवल सर के द्वारा लिया जाएगा। और जो संडे का रहेगा क्लास, उसमें संडे चूँकि इकोनॉमिक्स बहुत कम बच्चे लेते हैं तो एक तरफ हम इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे और हो सकता है उसके बाद आपको संडे को टेस्ट रहे। हाँ, प्रत्येक सप्ताह लगभग टेस्ट रहेगा, प्रत्येक सप्ताह लगभग टेस्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। और उसी दिन चूँकि संडे को क्लास लंबा चलेगा थोड़ा, तो उस दिन हम लोग टेस्ट देंगे और टेस्ट के बाद आपको सॉल्यूशन करवाया जाएगा। टेस्ट के बाद क्या करवाया जाएगा, सॉल्यूशन, जो क्लास ही में होगा। सॉल्यूशन मतलब 1000 क्वेश्चन के आसपास हम लोग सॉल्व करेंगे 8-10 दिन के क्लास में। उसके बाद हम लोग फुल लेंथ टेस्ट देंगे। अभी शुरुआत का जो टेस्ट होगा वो सब्जेक्ट वाइज होगा, यानी एक सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन, दूसरे सब्जेक्ट का 100 क्वेश्चन, तीसरे का 100, ऐसे कर करके हम लोग लगभग 1000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद 10 से 15 दिनों के बाद जब आप कुछ सिलेबस कवर कर जाएगा, उसके बाद हम लोग फुल लेंथ टेस्ट की ओर बढ़ेंगे। तो फिर देखेंगे आपको और क्या क्या मिलने वाला है। ये तो हमारा रूटीन हुआ। रूटीन के बाद हम जो स्पेशल देंगे आपको, यानी हमारे यहाँ जो सिर्फ मिलेगा वो चीज़ें देखिएगा। पहली चीज़ आपको पैकेज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा पैकेज। किसका पैकेज रहेगा, तो एक ऑब्जेक्टिव का पैकेज रहेगा, एक ऑब्जेक्टिव का पैकेज रहेगा, जिसमें से प्रत्येक सब्जेक्ट के लगभग कितने क्वेश्चन रहेंगे, लगभग 1000 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट के लगभग कितना क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में मिल जाएंगे, जो कि कैसे रहेगा, तो लेसन वाइज रहेगा। कैसे रहेगा, लेसन वाइज, यानी एक चैप्टर है तो उस चैप्टर का 50-60 क्वेश्चन, अगला चैप्टर है उसका 50-60, अगला है उसका 50-60, यानी हर एक चैप्टर वाइज क्या मिल जाएगा आपको, हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा सब्जेक्टिव का पैकेज रहेगा, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, हाँ, कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। हाँ, इसमें कुछ ऐसे भी रहेंगे जो क्वेश्चन VVI होते हैं, जो क्वेश्चन
VVI है वो ऑलरेडी आंसर के फॉर्मेट में लिखा हुआ रहेगा। मॉडल आंसर के तौर पर क्या लिखा रहेगा? मॉडल आंसर के तौर पर लिखा हुआ रहेगा। हाँ देखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव लगभग प्रत्येक सब्जेक्ट का 1,000 रहेगा और वो सब्जेक्टिव। हम लोग को कोशिश करना है कि ऑब्जेक्टिव अगर 50 में से कम भी तो 45 हमारा सही होना चाहिए। इसीलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा फोकस करेंगे ये क्रैश कोर्स में, क्योंकि हमने सब्जेक्टिव को लगभग कॉन्सेप्ट के पढ़ लिया है। जो कॉन्सेप्ट पढ़ना था हमने क्या कर लिया है? पढ़ लिया है। तो हमारा ज़्यादा फोकस कहाँ पे होगा? ऑब्जेक्टिव पर होगा, जिसमें से 45 में से कम भी तो कितना उठाना है? कम से कम 45, तब जा कर के हम लोग 90+ हर सब्जेक्ट में अचीव कर पाएंगे। ठीक है, सब्जेक्टिव इधर में। हाँ, दूसरा बड़ी चीज़ हम लोग आंसर राइटिंग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? आंसर राइटिंग सीखेंगे कि भाई सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है ना वो आंसर राइटिंग में होता है, क्योंकि अब तक आप लोग भी पढ़े होंगे तो ज़्यादा लिखे नहीं होंगे, क्वेश्चन आंसर ज़्यादा बनाए नहीं होंगे। हाँ, कुछ बच्चे बना रहे थे तो उनको तो ठीक है, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, लेकिन जो नए बच्चे आएंगे वो बहुत कम बनाते हैं आंसर, लिखते बहुत कम है। तो आंसर का कैसे लिखा जाना चाहिए ये चीज़ डील करेंगे। जैसे आंसर का एक फॉर्मेटिंग होता है। आंसर का क्या होता है? फॉर्मेटिंग होता है कि जैसे आप चौथाई छोड़ोगे दोनों तरफ, एक तरफ चौथाई छोड़ोगे, एक तरफ हल्का सा मार्जिन रखना पड़ता है। फिर हम लोग इंट्रोडक्शन सबसे पहले लिखते हैं। क्या लिखते हैं? इंट्रोडक्शन लिखते हैं, अगर 5 नंबर का है तो। फिर हम लोग ये देखेंगे कि हाँ मेन पार्ट वाला देखेंगे कि मेन पार्ट में क्या लिखते हैं, और फिर लास्ट में कंक्लूजन 2-3 लाइन का क्या लिखते हैं? कंक्लूजन लिखते हैं। तो हम लोग जो क्लास में प्रैक्टिस करते आ रहे हैं उसी को यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से हम लोग करेंगे। फिर हमने ये भी बताया था कि देखो आंसर भी लिखना होता है ना, तो किस आंसर को पॉइंट वाइज लिखना है और किस आंसर को पैराग्राफ में लिखना है, ये भी बहुत मायने रखता है। कभी कोई बच्चे क्या करते हैं कि पॉइंट वाइज में लिखने के लिए बोला गया तो जो भी आया सबको क्या करते हैं? पॉइंट में लिख देते हैं। हम लोग को वो काम नहीं करना। हम लोग क्वेश्चन को नेचर को समझना। जैसे अगर क्वेश्चन में कारण पूछा, क्या पूछा जाए? कारण पूछे कि कौन कौन से कारण हैं। परिणाम पूछा जाए, जैसे 1857 क्रांति का परिणाम पूछ ले तो, या फिर आपको क्या पूछा जाए? उपलब्धियां गिनाना हो। क्या गिनाना हो? उपलब्धियां गिनाना हो कृष्णदेव राय का। किसका उपलब्धियां गिनाना हो? कृष्णदेव राय का। फिर क्वेश्चन में ये पूछ ले कि विशेषताएं क्या क्या हैं। हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं पूछ ले। क्या पूछ ले? हड़प्पा सभ्यता के विशेषताएं पूछ ले। अगर ऐसा रहे क्वेश्चन, इस फॉर्मेट में रहे, तो आपको क्या करना है? पॉइंट वाइज। क्या करना है? पॉइंट वाइज लिखना है। लेकिन अगर उसकी व्याख्या पूछ दे, अगर उसका विश्लेषण पूछ दे, तो आपको किस रूप में लिखना है? पैराग्राफ में लिखना है। किस रूप में लिखना है? पैराग्राफ में लिखना है। जैसे डिस्कशन करने के लिए देगा या फिर विवेचन करने के लिए दे दिया, तो इस तरह का अगर क्वेश्चन रहेगा तो उसको किस रूप में लिखना है? पैराग्राफ में लिखना है। और ये चीज़ें हम लोग देखेंगे भी। ये चीज़ हम लोग क्या करेंगे? देखेंगे भी। जब आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन करेंगे, तो उस क्वेश्चन को जो बना करके लाइएगा, तो आपको वहीं पे क्या करेंगे? उसका इवैल्यूएशन करेंगे और आपको बताएंगे कहाँ पे आपने गलती किया है। हम बहुत दफ़ा लिखने वक्त क्या करते हैं? हर्षई और दीर्घई में गलती करते हैं। कहाँ पे हर्षई होना चाहिए, कहाँ पे दीर्घई होना चाहिए, बहुत सारे सब जब लिखते हैं तो वो गलती हो जाता है। तो उन गलतियों को भी हम लोग क्या करेंगे? 5 से 6 महीना जो हमारे पास समय बचा है, 5 महीना ना, 5 महीना में हम क्या करेंगे? सुधारने का कोशिश करेंगे। और अगला चीज़, पहला पैकेज से जो रेगुलर क्लास चलेगा वो चीज़ मिलेगा। दूसरा आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग हम लोग ये वाला करेंगे। तीसरा मुख्य रूप से, हाँ, तीसरी बड़ी बात, जो बड़ी खासियत या फिर जो बहुत बड़ी चीज़ आपको मिलने जा रही है वो ये है कि हाँ, कि हम लोग क्वेश्चन बैंक को पूरा हल करेंगे। जो क्वेश्चन बैंक आता है ना, A1 का या फिर ब्रिलियंट का या फिर जिसका भी आप लोग लेते हैं, वो क्वेश्चन बैंक आता है। और उस क्वेश्चन बैंक के सारे प्रश्न क्या करेंगे? खास करके कौन सा? सारे प्रश्न हम लोग क्या करेंगे? हल करेंगे। सारे प्रश्न का क्या करेंगे? सॉल्यूशन करेंगे। जैसे आज हमने क्या पढ़ाया? मुग़ल साम्राज्य के बारे में पढ़ा दिया, या फिर आज हमने हड़प्पा के बारे में पढ़ा दिया। तो हड़प्पा के बारे में क्वेश्चन बैंक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये हम क्या करेंगे? आपको लिखवाएंगे। उसको क्या करेंगे? हम लोग सोल्व करेंगे। उसके बाद हाँ, तो देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का भी पैकेज तैयार है। यहाँ पे लगभग कितने क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको? 1000 के आसपास क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपको इसको क्या कर लेना है? ऑलरेडी टिक लगाया हुआ है। जैसे पिछली बार जब हमने पढ़ाया था तो क्वेश्चन बैंक में सबसे बड़ा दिक्कत क्या आ रहा था? बहुत सारे का आंसर गलत है।
कोई भी मार्केट से किताब उठाइए, बहुत का आंसर क्या है, गलत है। तो जो गलत आंसर था उसको क्या कर दिए हम, सोल्व करवा दिए, यानी सही करवा दिए, करेक्शन कर दिए। उसके बाद आप याद करोगे तो आपकी गलती होने की संभावनाएं लगभग ना के बराबर रहेगी। यानी पहले था कि 100 में 10 गलत ही है, अब वो गलती वाला समस्या क्या हो गया है, ख़त्म हो गया। तो आप ये पैकेज आराम से होल्ड करोगे और इसको रट जाओगे। ज्योग्राफी में जितने ऑब्जेक्टिव आएंगे उसका 99% की गारंटी दे सकता हूँ, कहाँ से आएगा, इससे आएगा। तो हम लोग इसको कवर कर लेंगे। फिर हम लोग क्वेश्चन बैंक वाला, सिर्फ ऑब्जेक्टिव तो इधर से हो ही जाएगा। हम लोग क्वेश्चन बैंक में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ ज़्यादा जोर किस पे देंगे, सब्जेक्टिव पर। किस पे, सब्जेक्टिव पर। आप भी आप मॉडल सेट वगैरह बनाइएगा, फिर एग्ज़ाम में या फिर पहले के जो पिछली बार एग्ज़ाम हुआ था उसमें देखिएगा लगभग जो प्रश्न पूछे गए हैं वो कहाँ से पूछे गए हैं, क्वेश्चन बैंक से। डायरेक्ट लड़ जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक से क्या करेगा, एकदम लड़ जाएगा, हूबहू प्रश्न रहेंगे। तो उनको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन बैंक का सहारा लेंगे और क्वेश्चन बैंक से देखेंगे कि कौन से चैप्टर से कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद और चौथा बड़ा चीज़ जो आपको मिलने वाला है वो ये कि टेस्ट, लगभग हम लोग 25 टेस्ट देंगे। कितने टेस्ट देंगे, 5 महीने का हमारे पास समय है। कितने महीने का, 5 महीने का समय है। इसमें से ओवरऑल कितने टेस्ट हमको देना है, 25 टेस्ट देना है। 25 टेस्ट में से 15 या 16 टेस्ट, 15 टेस्ट लेते हैं। 15 टेस्ट क्या रहेगा, फुल लेंथ। फुल लेंथ का मतलब समझ रहे हो, नहीं कि अगर हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछें तो हिस्ट्री में तीनों पार्ट से वो उसमें क्वेश्चन रहेंगे। समझे कि अगर हिस्ट्री से क्या पूछा जाए, अगर हिस्ट्री का टेस्ट लिया जाएगा तो उसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो आधुनिक भारत से भी आता है, मध्यकालीन भारत से भी आ सकता है और किससे, हाँ, प्राचीन का भारत से भी आ सकता है। यानी तीनों पुस्तकों से आपके पास क्या होंगे, ऊपर जो फुल टेस्ट रहेगा वो आपको देना है। और इसमें हमारा क्या योगदान रहेगा, तो हम इसको आराम से बैठ करके क्या करेंगे, चेक करेंगे। जहाँ आप गलती करोगे उसको सुधारने का प्रयास करेंगे कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, आपका कमज़ोर पॉइंट कौन सा है, ये बताएंगे। सबसे बड़ी चीज़, जैसे हिस्ट्री किसी का बहुत अच्छा होता है, पॉलिटिकल साइंस ख़राब है, तो हम लोग ये बताएं कि अब आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की ज़रूरत है, ज़्यादा ध्यान पॉलिटिकल साइंस पर देने की ज़रूरत है। अगर आप हिस्ट्री में अच्छा मार्क्स ला रहे हो तब आप हिस्ट्री में ज़्यादा समय गंवाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़े हुए चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है जिसमें आप क्या रह रहे हैं, थोड़ा कमज़ोर पढ़ रहे हैं, उसको पूरा करने की ज़रूरत है। तो हम लोग ये देखेंगे, ये करेंगे। और लास्ट में, ये तो नए बच्चों के लिए होगा, जो नॉर्मल बच्चे आएंगे उनके लिए। और लास्ट में जो कमज़ोर, ये जो बच्चे हमारे पास रेगुलर पढ़ रहे हैं या फिर जो CVT के व्यू से आएंगे कि भाई हमको 12th के बाद भी सोचना है कि 12th के बाद हमें क्या करना है, तो उनके लिए हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं। जो बच्चे अभी हमारे पास ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और जो CVT का तैयारी करेंगे उनके लिए, क्योंकि सबसे बड़ा दुविधा यही होता है कि 12th तो सर कर लिया आर्ट्स स्ट्रीम से, आर्ट्स लिए और क्या कर लिए, 12th कर लिए, अच्छा नंबर भी आ गया, 400 450 नंबर आ गया, लेकिन उसके बाद क्या, बहुत अच्छा नंबर ला लिए, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा दुविधा होता है। क्योंकि अब तक यही कहा जाता है कि आर्ट्स वही लेता है जो बच्चा क्या होता है, कमज़ोर होता है, आर्ट्स लेकर कुछ करते नहीं हैं, यही ना। इस ठप्पा को, इस जो भ्रांति फैलाया गया है उसको हम लोग को तोड़ना है। उसको क्या करना है, तोड़ना है। उसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, हम लोग को एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, क्या करती है, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है CUET का। किसका, CUET का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। और इसी एग्ज़ाम के बदौलत, यानी इस एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस करने के बाद आपको एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में क्या मिलेगा, बेहतरीन यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। जैसे में बेहतरीन यूनिवर्सिटी JNU, BHU नाम सुने होंगे, और दिल्ली यूनिवर्सिटी सुन, फिर अपने यहाँ CUS भी है। इन यूनिवर्सिटी में क्या मिलेगा, आपको एडमिशन मिलेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये पंचानपुर में है, इधर टेकारी वाला रास्ता में जाइएगा। हाँ, इसका जो सबसे फेमस कोर्स है वो है LLB, यानी 5 साल में आपको BA करा देगा और क्या दे देगा, LLB का डिग्री देगा। 4 साल में BA प्लस B.Ed का डिग्री दे देगा, BA प्लस B.Ed का क्या कर देगा, डिग्री देगा, दोनों एक साथ। यानी B.Ed आपको अलग से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप यहाँ से करते हैं तो हम लोग CUET का सिलेबस देखेंगे, अलग से जो पढ़ाई होगा उसमें बता रहे हैं। CUET में देखेंगे कौन कौन सा सिलेबस
और क्या करेंगे, CUET को क्वालिफाई करने के लिए हम लोग कुछ बुक्स आते हैं इसके, जैसे देखिएगा दृष्टि का बुक आता है, दृष्टि का बुक आया CUET के लिए। हिस्ट्री का अलग बुक है, ज्योग्राफी का अलग बुक है और पॉलिटिकल साइंस का अलग बुक है। और हर बुक में हर एक चैप्टर से कम 200-250 के आसपास क्वेश्चन दिए हुए हैं। 200-250 के आसपास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव के रूप में दिया हुआ है बल्कि कुछ पॉइंट वाइज भी दिया हुआ है। तो हम लोग को फोकस वो रहेगा कि हम लोग CUET का एग्ज़ाम दें तो कम से कम 100 में हमारा 90 प्लस रहे। 100 में कितना, 90 प्लस रहे, हम लोग ये कोशिश करेंगे। तब जा कर के एडमिशन आपको कहाँ मिलेगा, CUSB जैसे कॉलेज में मिलेगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कॉलेज में मिलेगा। हाँ, इनके लिए आपको अलग से सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, BHU और JNU के लिए, क्योंकि ये इनका अलग मेथड है। इनका कहना यह है कि भाई हम एक लैंग्वेज लेंगे, इंग्लिश या हिंदी। अगर JNU की बात करें तो ये सिर्फ इंग्लिश लेगा JNU, और बोलेगा कि हमको GT दीजिए। GT में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मैथ और रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी JNU जाने के लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। उसमें हम आपको कहाँ मदद कर सकते हैं, तो बस हाँ, जनरल जो नॉलेज होता है उसी में मदद कर सकते हैं। बाकी JNU जाने के लिए हमारा रोल बहुत कम जाता है। हमारा सिर्फ गाइडेंस रहेगा कि आपको मैथ में कहाँ से मैथ करना है, जो बेसिक मैथ होता है, जो बेसिक मैथ पूछा जाता है वो कहाँ से करना है, कौन से यूट्यूब चैनल से करना है, या फिर टीचर के पास जा कर के कितने दिनों में करना है, उसका सिलेबस कवर कितने दिनों में करना है, ये चीज़ हम बता देंगे। मतलब गाइडेंस रहेगा मेरा, लेकिन हम इसको पढ़ा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो आपको खुद से पढ़ लेना। एक और चीज़, जो इंग्लिश, बहुत सारे बिहारी स्टूडेंट का यही दिक्कत होता है, इंग्लिश ही में कम स्कोर आ रहा है। तो भाई इंग्लिश में जब कम स्कोर आएगा तो ओवरऑल आपका मार्क्स क्या होगा, कम। ओवरऑल मार्क्स कम गया, आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, बहुत स्मूथली निकल जाओगे। इकोनॉमिक्स में तक में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, बहुत स्मूथली निकल जाओगे। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी आप जिस लेवल पे पढ़ लोगे बहुत आसानी से क्या कर जाओगे, निकल जाओगे। उदाहरण भी आपके पास, हाँ, सिर्फ 1 साल पढ़ी थी ना खुशी बर्नवाल, 1 साल पढ़ी थी, उसका DU में हो गया था। कहाँ हुआ था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हो गया। प्रीतेश, मतलब दिमाग नो डाउट उसका अच्छा था, लेकिन जितना मेहनत करना चाहिए एक तेज बच्चा को उतना नहीं किया था, फिर भी उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी में होगा। प्रीतेश को, अंशु अगर अप्लाई करती तो उसका हो जाता, इतना अच्छा नंबर था। तो यहाँ पे आपको तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, एकदम आँख मूंद करके आप भरोसा कर सकते हो कि मतलब अभी से सूझ जाओगे ना, और सिर्फ जो पढ़ाया जाएगा उसको पढ़ लोगे तो आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसे ही एडमिशन हो जाएगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस सबसे बड़ी चीज़, नॉर्थ कैंपस। खुशी का कौन सा कॉलेज में हुआ था, दौलत राम में। खुशी का दौलत राम में हुआ, जो नॉर्थ कैंपस का एक बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी माना जाता है। तो यहाँ तो हमारा जो योगदान रहेगा उसमें हम पूरा अपना कर देंगे। बाकी अगर आपके पास उतने पैसा नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी को अफोर्ड कर पाओ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के खर्चा को उठा पाओ, तो फिर आपको ध्यान देना होगा यहाँ पे इंग्लिश और रीजनिंग, मैथ और GS में, ठीक है। आपके लिए ये था CUET और 12th में जो पुराने बच्चे उनके लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बाधा वही होता है दोस्त। पूछो ना, खुशी है ना, 1 साल इसका वेस्ट जाएगा। अगर CUET हो जाता तो अभी कॉलेज में एडमिशन के प्रोसेस में लगी हुई रहती। तो ये हम लोग को काम करना। और एक और चीज़ सुनिएगा, हाँ, एक और चीज़ जो बोलते हैं ना कि सर हमारा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस नहीं है, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ेंगे, हमारा सब्जेक्ट ज्योग्राफी नहीं है, ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे, उनके लिए जब CUSB का एग्ज़ाम दोगे, किसका एग्ज़ाम दोगे, CUSB का एग्ज़ाम दोगे, तो CUSB कौन कौन सा सब्जेक्ट मांगता है। अगर आपको LLB देना है, कौन सा कोर्स लेना है, LLB का कोर्स करना है CUSB से, तो आपको पढ़ना क्या पड़ेगा, हिस्ट्री, क्या पढ़ना पड़ेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, प्लस में LLB के कोर्स के लिए एक पढ़ना पड़ता है लीगल स्टडी। क्या पढ़ना पड़ेगा, लीगल स्टडी पढ़ना पड़ेगा, और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स भी पढ़ना पड़ेगा। तो जो बोलते हो ना कि सर मेरा ये नहीं है, ये आपको हर हाल में एग्ज़ाम देना होगा इकोनॉमिक्स का, तब जा कर के आपके अच्छे मार्क्स उठेंगे। टोटल 800 का एग्ज़ाम लेता है वो CUSB। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपको मिलने वाला था वो बता चुके हैं।